Hello student, today I will discuss the important statement questions in the lesson Lifeline of the National Economy. These questions are very important. So all the students listen it very carefully. जैसे कि पहला हमारा स्टेटमेंट है डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द फोर आर्गूमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि डेंस और एफिशिएंट यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से घना और एफिशिएंट मतलब कुशल जो नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन का वो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका रीज़न ये होता है, इसके 4 स्टेटमेंट हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से और कुशलता के साथ जो नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, पहली बात तो क्या करता है वो ट्रेड को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात लोगों को सही समय पर उनकी डिलीवरी करवाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ सही समय पर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और सही समय पर नेटवर्क मिल जाए तो नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ ही साथ लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको भी करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो टेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बताया गया है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो तभी संभव हो सकती हैं जब देश में बहुत तेज़ी से भागता हुआ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कि रेलवे, रोडवेज़, पाइपलाइंस, इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशंस में जो सही तरीके से डिलीवरी हो रही है लेक्चर की, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज़ ए इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द 3 आर्गूमेंट। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो तरक्की होती है वो देश की इकोनॉमी की समृद्धि के लिए सूचक मानी गई है। तो उसका रीज़न ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के 2 अंग होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और इम्पोर्ट थोड़ा कम हो रहा है तो ये देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक माना गया है, क्योंकि फेवरेबल ट्रेड के यही इंपॉर्टेंट इशू बताए गए हैं, ठीक है ना। फेवरेबल बैलेंस ट्रेड के तो इंटरनेशनल ट्रेड से होता ये है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको सही समय पर डिलीवरी मिल जाती है और वो सही समय पर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो देश के रहने वाले लोगों के लिए उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सरकार होती है उसको कुछ चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तेज़ी से होने वाला एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है वो इसी ट्रेड की वजह से हो पा रहा है, ठीक है ना। लोगों को जॉब की सर्च के लिए बाहर जाने के भी मौके मिलते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड अवेलेबल होता है तो देश में अपॉर्चुनिटी के अवसर डेवलप करता है, जिससे की वजह से लोग बहुत तेज़ी के साथ मतलब अपना जो व्यापार होता है उसको तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट 3 स्टेटमेंट मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, यानी कि बढ़ता हुआ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, देश की इकोनॉमी के लिए क्यों आवश्यक हो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 5 आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कहना चाहूँगा रोडवेज जो है वो रेलवे से बेहतर क्यों है, क्योंकि रेलवे जो है वो डोर टू डोर सर्विस नहीं दे पाता है। जो रेलवेज़ है वो फीडर ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं है, ठीक है ना। कम दूरी के लिए और कम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है रोडवेज़, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो रोडवेज़ होता है वो फीडर ट्रांसपोर्ट के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ रोडवेज़ जो होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है थोड़ी कम होती है, रेलवे की थोड़ी ज़्यादा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट रीज़न माने गए हैं। इसके अलावा जो रोडवेज़ होता है, ठीक है ना, उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम आती ही है, साथ में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे,
है ना, कहीं ये कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर, तो इसमें इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सही समय पर डिलीवरी रोडवेज से ही संभव हो सकती है, क्योंकि रेलवेज़ जो है वो लंबी दूरी तक के लिए डिलीवरी तो करता है भारी सामानों की, लेकिन वो पॉइंट ऑफ प्लेसेस में अगर कोई ट्रांसपोर्ट पहुंचा सकता है तो वो रोडवेज़ ही माना जाएगा, रेलवेज़ नहीं माना जाएगा। सपोज़ करें मंडियों में आपको कोई सामान ले जाना है, वहाँ से डिलीवर करनी है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको रोडवेज़ ही सबसे बेटर ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको कहना होगा एक बार, ठीक है ना। कोई रेलवेज़ में खूबियाँ तो हैं, बट पॉइंट ऑफ प्लेसेस की खूबियाँ नहीं है कि वो सही समय पर किस जगह पर चीज़ों की लोडिंग अनलोडिंग करनी है, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट के रूप में माना। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में के साथ साथ ये एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कंट्रीज एंड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये क्वेश्चन से फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, सूचक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो एडवांसमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो देश में प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, ठीक है ना, इसके साथ ही साथ सरकार को, और इसके साथ ही साथ जो दूसरी मतलब एजेंसीज़ होती हैं जिनको मतलब सपोर्ट मिलता है, इस एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही मिल पाता है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सही समय पर उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, वो सही समय पर वो मतलब चीज़ों को मतलब प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, है ना, उन देशों में भेज सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो इकोनॉमी को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा मीन्स माना गया है। इसके अलावा जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना, वो ना केवल इन चीज़ों को मतलब कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं इनका, बल्कि उनके जीवन में एक प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड की हाई होने की संभावना भी बराबर बनी रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी को जोड़ने के साथ ही साथ एक कल्चर को दूसरे कल्चर से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम माना गया है। क्योंकि जब व्यापार आता है तो उसके साथ बहुत सारी दूसरी सोच आती है, आइडियोलॉजी आती है, ठीक ना, कल्चर आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के काम में आती हैं, और एक देश जो होता है वो दूसरे देश से इंटरलिंक हो पाता है, और इस तरीके से इकोनॉमी जो होती है वो इंटीग्रेशन में चली जाती है। जब पूरा वर्ल्ड जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत संभावना देखी जाती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पैटर्न ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ इन्फ्लुएंस बाई फिजियोग्राफिक फैक्टर। इसका मतलब ये है कि भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे का वो मुख्य तौर पर फिजियोग्राफिक फैक्टर की वजह से मतलब प्रभावित होता है। फिजियोग्राफिक फैक्टर को मैं समझाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो भौतिक स्वरूप है भारत का, उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हिमालय रीजन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेटो, आइलैंड्स, डेजर्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एरिया जो होते हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर में आ जाते हैं। अब ऐसा कौन सा फिजियोग्राफिक एरिया है, टोपोग्राफी है, जो कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है, तो वो है प्लेन्स। और प्लेन्स जो हैं इंडिया में निश्चित तौर पर नॉर्दर्न रीजन्स में अवेलेबल हैं, या फिर इसके अलावा जो प्लेटो रीजन है उसमें भी कुछ प्लेटो रीजन में भी आपको प्लेन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न इंडिया का एरिया है कुछ, जहाँ पर डेंस आपका डेजर्ट नहीं माना जाता है, देखा जाता है, तो वहाँ पर भी रेलवे का ढंग से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में, है ना, यहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। इसके साथ ही साथ वो एरिया जहाँ पर वेट सेटलमेंट होता है वहाँ पर भी रेलवे डेवलपमेंट नहीं होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब इंडियन रेलवे जो है वो न केवल इकोनॉमिक लाइफ को मतलब आपस में इंटीग्रेट करता है, बल्कि ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट बढ़ाता है, यानी कि और इसका डेवलपमेंट भी करता है। ये संभव कैसे हो पाता है? क्योंकि जो इंडियन रेलवे होता है सही समय पर डिलीवरी करता है बल्क मटेरियल की या फिर
जो बल्क गुड्स होते हैं, हैवी गुड्स होती हैं, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ केवल इसी वजह से सर्वाइव कर पा रही है इंडिया में, क्योंकि इंडियन रेलवे उसको सही समय पर डिलीवरी दे पा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तभी यहाँ पर जीवित है क्योंकि इंडस्ट्री को चाहिए बल्क मटेरियल, और बल्क मटेरियल केवल रेलवे की वजह से लोड अनलोड हो सकता है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात आती है तो एग्रीकल्चर जो है उसमें रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है, और बड़े पैमाने पर जब एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो उसको बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, और ये रोडवेज से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल की डिमांड करती हैं तो वो इसको बहुत कम मात्रा में डिमांड नहीं करेंगी, बल्कि ह्यूज बल्क में वो इसकी डिमांड करेंगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो सही समय पर हो पा रहा है। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हिंटरलैंड है, जहाँ पर रेलवे जहाँ पर रोडवेज़ भी जाने में उसको मुश्किल हो रही है, क्योंकि रेलवेज़ जो है वहाँ पर अगर सही तरीके से लेट डाउन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो बल्क मटेरियल है एग्रीकल्चर का वो सही समय पर उन जगहों पर पहुँच पा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर दूसरी जगह पर है। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं रेलवे से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है